वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सफारती पेशरफ्त और इस सिलसिले में अहम आलमी राब्तों की। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं वो एक अहम दौरे पर ईरान पहुंच चुके हैं, जहां उनकी अब्बास अराग़ची समेत आला हुकाम से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं। इतलात के मुताबिक ये मुलाकात ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाने वाले MOU के अगले मरहले से मुतल्लिक बातचीत पर मबनी है। अब इन मुलाकातों को खित्ते में जारी सफारती कोशिशों के तनाजुर में ख़ास अहमियत जो है वो दी जा रही है। साथ ही साथ दूसरी जानब अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी अहम राब्ताकारी हुई है। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमेरिका मुआहदे के अगले मरहले को कामयाबी से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है और इस हमल को खित्ते में इस्तेहकाम और अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त जो है वो करार दिया है। इधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान से मुतल्लिक सफारती पेशरफ्त पर इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि इस मामले में चीन ने एक अहम और मौसर किरदार अदा किया है। सदर ट्रंप का कहना था कि वो रवा बरस दोबारा चीन का दौरा करेंगे ताकि बाहमी ताउन और इलाकाई उमूर पर मजीद पेशरफ्त की जा सके। अब सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी ये सिफारती अमल किस हद तक कामयाब होता है, क्योंकि इस वक्त भी एज वी टॉक इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है उसको एक दफ़ा फिर से जो है वो बंद कर दिया है। देव अक्यूज्ड कि इज़राइल और अमेरिका जो हैं वो इस सीज़ फायर की जो पासदारी है वो नहीं कर रहे। लुबनान पर जो है वो अटैक्स जारी और सारी हैं, इसलिए एक दफ़ा फिर से जो है ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है वो बंद हो गई है। तो इट्स अ वेरी फ्रैजाइल पीस प्रोसेस। किस हद तक ये कामयाब होते हैं देखना है। और पाकिस्तान, सऊदी अरब, चीन का जो किरदार है वो इस वक्त जो है वो क्या खित्ते पे जो असरात हैं उस पर जो है वो उसमें किस हद तक जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं, और ये मशरिक़ वुस्ता में जो पेशरफ्त है इसके क्या असरात इस पर मुरतब होंगे। अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये बहुत आम सवाल है जो उठाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ हमें माजिद तारड़ साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमें अवैस तौहीद साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और मेरा ख्याल है जो कि सबको इस पर, पूरी दुनिया को इस पर तशवीश है, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का अभी जो खबरें आ रही हैं, ताज़ा तरीन खबरें, अच्छी खबरें नहीं हैं कि एक दफ़ा फिर से ब्लॉकेड जो है उसका कर दिया गया है और ईरान ने अक्यूज़ किया है इजराइल को और अमेरिका को कि वो पासदारी नहीं कर रहे इस डील की, जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद कर दिया है। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करती हूँ। मुझे अब जो JD वैंस है उनकी स्टेटमेंट याद आ रही है जो उन्होंने गुज़िश्ता दिन दी। उन्होंने कहा जी जिस वक्त हम किसी अहम मरहले पे पहुंचने रखते थे जहां पे लगता था कि कोई ब्रेक थ्रू होने लगा है, वहां लुबनान पे जो है वो अटैक्स होना शुरू हो जाते थे और इजराइल इसको सारे पीस प्रोसेस को जो है स्कटल कर देता था। एक दफ़ा फिर अब मतलब ये MOU साइन हो जाना जो कि इजराइल के लिए बहुत ही नाखुशगवार बात है। इस वक्त जो बयानात आ रहे हैं वो हम सबके सामने हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का बंद कर देना दिस once again indicates towards a very fragile peace process, fragile peace deal, जिसको इजराइल जो है वो किसी वक्त भी जो है वो स्कटल कर सकता है, ख़राब कर सकता है। मतलब स्पॉइलर तो अब मेरा ख्याल है छोटा लफ्ज़ रह गया है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। देखिए बात सिंपल सी है कि अमेरिकन ने तो कहा जाता है कि जो MOU था वो इसराइलियों को दिखाया भी नहीं था, और जिस वजह पे वो समझते हैं कि ये सारा कुछ हमें आउट ऑफ द लूप रख के किया गया। और अमेरिका समझता है कि हम तो सारी की सारी सपोर्ट आपको कर रहे हैं, हम आपके साथ ईरान पे हमला किया, आपको डिफेंस सिस्टम दिए, आपको बचाया, और अगर हम ये कर रहे हैं तो उसकी कुछ वजूहात हैं, ज़ाहिर बात है। लेकिन इजराइल, ज़ाहिर बात है, इजराइल के अंदर भी वहाँ पे भी इलेक्शंस हैं, वहाँ पे राइट विंग जो हॉक्स हैं वो भी समझते हैं और नेतन्याहू भी समझता है कि अगर हम ट्रंप के खिलाफ स्टैंड लेंगे और अगर हम इसमें लेबनान पे हमले जारी रखते हैं और इस जंग को जारी रखते हैं तो हम मजबूत रहेंगे, और अगर हमने ट्रंप का किया हुआ सीज फायर जो है वो मान लिया तो इंटरनली कमजोर हो जाएंगे। जबकि ट्रंप साहब समझते हैं कि अगर ये मैं सीज फायर इंप्लीमेंट नहीं करवाता तो मेरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मैं दुनिया की सुपर पावर के तौर पे मैं क्या कर पाऊंगा। डोमेस्टिकली इलेक्शंस हैं, बड़ी ट्रंप साहब ने तारीफें, शुक्रिया अदा किया और तारीफें की कि देखे तेल की कीमतें कम हो गई हैं, एनर्जी सब जो सप्लाई चल रही है, रोज इस चीज का वो जिक्र कर रहे हैं। अभी सेंटकॉम ने स्टेटमेंट जारी की है, नहीं जी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुला हुआ है, ईरानियंस कह रहे हैं जी हमने बंद कर दिया। तो क्वेश्चन तो इस वक्त अमेरिका और इजराइल का है जी
इस वक़्त ईरान तो अपने वो जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक वो चल रहा है बिल्कुल। और कल उन्होंने कहा था कि हम 60 दिन तक इस पे कोई टॉल नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि दोनों अमेरिका और इज़राइल दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप है, उनके अपने डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, पॉलिटिक्स है, उसको वो देख रहे हैं और उसी के हिसाब से फैसले कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अमेरिका के अंदर भी एक पॉलिसी चेंज इज़राइल के हवाले से ज़रूर होगी। अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वो कह रही हैं कि इज़राइल हमें जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के डिसीजंस को अंडरमाइन करेगा हुँ, और कर रहा है हुँ, और उनका पूरा हुँ, प्लान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्वाय जेडी वैंस की और कोई नहीं बोला अमेरिकी हुँ, सिस्टम से। तो इट हुँ, मीन्स कि उनकी जैसे आप भी बात कर रही थी कि उनका अपना पॉलिटिकल कैरियर भी दाँव पे है एब्सोल्युटली। क्योंकि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। लेकिन ट्रम्प साहब ने अपनी मेक अमेरिका ग्रेट हुँ, कैंपेन जो है उसको भी चलाना है, अपने राइट विंग वोटर को भी रखना हुँ, है, इलेक्शन भी लड़ना है, तेल की कीमतें भी करनी है, ग्लोबली अमेरिकन प्रेसिडेंट की क्या से रह जाएगी? ठीक है, यानी कि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जो है वो एट स्टेक है। यानी कि ठीक। वो अगर डिपेंडेंट है इज़राइल के ऊपर ईरान से मुआहदा करने में, तो अमेरिका फिर किस चीज़ की सुपर पावर दुनिया में रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस बड़े सख्त हैं, लेकिन इसके साथ-साथ अच्छी उम्मीद ये है कि देखें जो स्विट्ज़रलैंड में टॉक्स हैं टेक्निकल लेवल की वो कंटिन्यू है। जेडी वैंस भी हुँ, कल मेरा ख्याल है वहाँ पहुँच रहे जी। हैं। पाकिस्तानी डेलीगेशन, ईरानियन डेलीगेशन वो पहुँच रहे हैं। अच्छा मज़े की बात है कल हिज़्बुल्लाह और इज़राइल के दरमियान भी एग्रीमेंट हुआ है, सीज़फायर हुआ है, लेकिन वो कहीं प पहुँचते ही नहीं है। तो लेकिन डॉक्टर मेरा साहब पता ख्याल है कलामी भाभी उस सीज़ फायर के बावजूद इजराइल ने जो है 50 लोग शहीद कर दिए लुबनान में और इस वक्त भी अभी जो खबरें आ रही हैं यही ईरान कह के जो है जो ईरान की बात कर रहा है कि जी सिंस डॉन हालांकि ये सीज़ फायर हो गई है और मुआहदा भी हो गया बट सिंस डॉन सुबह से लेके अब तक अगर बात की जाए तो 32 लोग मजीद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं सदर्न लुबनान में। तो वो जो स्पॉइलर है इजराइल जो हम जब से ये मुआहदे की बातें हो रही हैं और ये सीज़ फायर जब से अप्रैल में हुआ है हम और आप मुतअद्दिद दफ़ा इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये बात कर चुके हैं कि इजराइल को तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। मैं ज़रा तार साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। तार साहब ये अब ये IRGC का ये कहना कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमने बंद कर दिए बिकॉज लुबनान में अटैक सुबह डॉन से जो हैं वो जारी हैं, 32 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और एक तरह से अब वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका जो है नकेल डाले इजराइल को जो कि किसी उसमें मानने को तैयार ही नहीं है। आप किस तरह ये देख रहे हैं इसको बिकॉज यू नो एज दे से इज इज रियली द टेल वैगिंग द डॉग हेयर मतलब वो वाला सीन यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से भी डॉक्टर चीमा साहब की बात से भी एग्री करूंगा कि जेडी वैंस जो है वही अभी इस चीज पे लब कुशाई कर रहे हम्म, हैं और उसकी दूसरी वजह ये है कि वो हमेशा से एंटी वार रहे हैं। हम्म, अब आज मैं बताना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी क्या सोच रहा है, यहाँ के जरीदे क्या कह रहे हैं। फॉक्स ने लिखा है कि वैंस जेडी वैंस साहब ने ईरान का हरमूज को बंद करने पे तनकीद की है उन्होंने। CNN ने कहा है ये काम आसान नहीं था लेकिन हम्म, ट्रंप साहब ने मुआहदे में जल्दी की है। हम्म, ब्लूमबर्ग की रिपोर्टों के मुताबिक कुछ उम्मीद नजर आ रही है हम्म, कि पाकिस्तान ने, उन्होंने कोट किया है कि पाकिस्तान ने कहा है अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इतवार के दिन से दोबारा शुरू होंगे। जी उन्होंने कोट किया है कि जेडी वैंस कपल ऑफ डेज में सफर के लिए निकलेंगे हम्म, ईरान हम्म, मुज़ाकरात। अब यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूं, जेडी वैंस साहब ने इन वाकयात को हिकअप्स का लफ्ज दिया था। उन्होंने कहा था ये डस्ट सेटल होना, हिकअप्स होना जब भी बड़ा काम किया जाए। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ से बिन गोयर जो उनके इजराइल के थे, उनका एक बड़ा हाकिश बयान कल आया कि हमारी किसी माँ के एक माँ से रोने से हजारों माओं को रोना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल एक तो ये, और दूसरा लेकिन उसके साथ ही देखा जाए नफ्ताली बेनेट का टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर एक बड़ा धुआंधार आर्टिकल था जिसमें उन्होंने कहा था कि वी आर ऑन सुइसाइडल मिशन। तो मेरे ख्याल में मैं जो समझ रहा हूँ, जो मेरा एनालिसिस ये हम्म, है, इसराइल के अंदर इलेक्शन है और जो हार्ड लाइनर है बीबी नेतन्याहू जैसे, उनका मुस्तकबिल लिमिटेड है और वो वार को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका इसमें सफर कर रहा है, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। जेडी वैंस का इलेक्शन अगर जंग जल्दी नहीं रुकती तो एक हम्म, सवालिया निशान बनेगा। लेकिन कंफ्यूजन है। मैं साथ आज एक और बात भी ऐड करना चाहूंगा। ब्लूमबर्ग ने कहा है कि ईरान की जंग की वजह से फूड इन्फ्लेशन जो है वो बड़ा जल्दी बहुत ज्यादा राइज करेगा मेरे ख्याल में, और हम सब मिलके उसकी प्राइस पे करेंगे। सिचुएशन इज डिफिकल्ट, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी भी जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर नकवी साहब ईरान के दौरे पे हैं और दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की तरफ से कि मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात संडे को रिस्टोर होंगे। तो जी मेरे ख्याल में दरपर्दा बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, डायलॉग जारी है। और देखें, और ना सिर्फ ये है कि ईरान बल्कि इसराइल कर रहा है,
अब तो भारत जो है उसने भी शुरू कर दिया है कि तालिबान के जरिए पाकिस्तान को बिल्कुल। जो है वो करना शुरू कर दिया है। तो ये स्पॉयलर्स मौजूद थे। इस वक्त अगर देखा जाए तो दो तीन पार्टियां मैं आइडेंटिफाई करूंगा, इजराइल, भारत और कुछ ऐसे ममालिक जो इस जंग से फाइनेंशियल उनकी दे आर मेकिंग मनी लाइक रशिया। तो उसमें उनकी भी ख्वाहिश है कि जितना अरसा हरमुज बंद रहेगा हमारी प्रोडक्ट्स बिकेंगी, तेल बिकेगा, वी आर मेकिंग मनी। तो इसमें आप जो कहते हैं ना, ball is in a half of America at the moment at the White House and the Donald Trump, कि वो जंप इन करें और इजराइल को बताएं कि हम सप्लाई अपनी असले की सप्लाई बंद करेंगे और यू हैव टू अलाउ अस टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी कहा और तार साहब ने भी कहा कि सिर्फ इस पूरे मामले पे लबकुशाई जो की है वो जेडी वैंस ने की है। एंड एज वी डिस्कस्ड, हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहे थे, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल। ही इज द नेक्स्ट कैंडिडेट, 2028 का कैंडिडेट जेडी वैंस ही हैं। ऑब्वियसली उनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो एट स्टेक है। हैविंग सेड दैट, डोनाल्ड ट्रंप का अगर हम देखें तो वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जी वो बीबी नेतन्याहू जो है वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, हमें उसको जो है थोड़ा रिस्ट्रेन करना पड़ता है। या ये जेडी वैंस ये कह रहे हैं कि जी 2/3 ऑफ द वेपन्स आर मेड बाय अमेरिकन हैंड्स एंड पेड फॉर बाय टैक्स डॉलर्स ऑफ द अमेरिकन। तो क्या सबसे आसान हल ये नहीं है कि अगर वाकई ही अपनी सिंसेरिटी आपने ईरानियों को दिखानी है तो कम से कम आप किसी हद तक इजराइल को कंस्ट्रेंट करने के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जी हम ये आपसे जो है वो चीज़ें वापस ले लेंगे, या आपकी जो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वेपन्स तो अमेरिका के ही आ रहे हैं जो कि इजराइल के, जो कि ईरान के खिलाफ, लुबनान के खिलाफ, गजा में जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या ये एक लेवरेजिंग पॉइंट है? इससे आपकी सिंसेरिटी भी जो है जाहिर हो जाएगी। देखिए, ये टेक्निकली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अमेरिकन के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि वो ये चीज़ें कर सकें। अभी तो देखें वर्बली ये चीज़ें उन्होंने कही हैं। दूसरी तरफ ये है कि उनको पता है कि वहाँ पे इजराइल की क्या लिवरेज है अमेरिका के अंदर और किन हलकों के अंदर है। उन्होंने इलेक्शंस लड़ने हैं, उनको पैसा चाहिए, उनको मीडिया के अंदर सपोर्ट चाहिए। ट्रंप ऑलरेडी अनपॉपुलर हैं। तो इन सारी चीज़ें करते हुए वो नहीं, वो और दूसरी बात यह है कि ट्रंप मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उससे ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। और अभी तो वो खुद अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का जो डिफेंस बजट है वो अपना 1.5 ट्रिलियन करने जा रहे हैं। तो तकरीबन 900 अरब डॉलर प्लस से वो 550-600 अरब डॉलर बजट बढ़ाने जा रहे हैं। तो वो ये काम मेरा नहीं ख्याल कर पाएंगे। और देखिए, सिंपल सी बात डॉक्टर है, साहब, कथा ट्रंप कलामी की माफ़ी, मैं ये नहीं कह रही कि ये काम करना चाहिए, बट ये सिर्फ एक अगर एज अ फीलर है कि एक स्टेटमेंट प्रेसिडेंट की तरफ से जाना, मतलब ये जाहिर है जेडी वैंस ने भी वैसी तो बात नहीं की। ऑब्वियसली एक उन्होंने कोई मैसेजिंग जो है वो करनी थी। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं ये भी समझता हूँ कि जो जेडी वैंस को पता है कि मैं अगर उनके ऊपर कमेंट कर दूँ उनके पॉलिटिकल कैरियर पे, देखिए जेडी वैंस बगैर ट्रंप की सपोर्ट के तो इलेक्शन नहीं लड़ सके। वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन उन्होंने लेके चलना है, पीछे से पैसा ट्रंप कैंपेन ने चलाना है, उनके लोगों ने पैसा मूव कराना है, उनके बिजनेसमैन दोस्त हैं, उनकी रिपब्लिकन पार्टी में जो कनेक्शंस हैं, क्योंकि जेडी वैंस का अपना इतना कद-काठ नहीं है कि वो ये चीज़ें अकेले कर ठीक। सके, तो वो ट्रंप के बिहाफ पे गुड कॉप, बैड कॉप, डर्टी हर काम वो सारी बातें करेंगे। दूसरी डॉक्टर साहब देखें, मसला इजराइल और अमेरिका ट्रंप का ये है कि ट्रंप गए थे ईरान में वहां पे एनर्जी डोमिनेंस के लिए। वो इजराइल के साथ उन्होंने ज्वाइन इसलिए नहीं किया था कि वो इजराइल के गोल्स के लिए गए थे। वो चाहते थे कि ईरान के तेल पे कब्जा हो ताकि हम चाइना के साथ डायरेक्ट डील कर सकें कि देखियो हमारे पास इजराइल वेनेजुएला का तेल भी है और ईरान का भी तेल मौजूद है और हमसे डील करें। जो जो नेतन्याहू को प्रॉब्लम है, नेतन्याहू को लार्जली एमओयू से प्रॉब्लम नहीं है। नेतन्याहू को प्रॉब्लम यह है कि ईरान को ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में इंटीग्रेट करना चाहता है अमेरिका, सारी सैंक्शंस खत्म करना चाहता है। अरबों को कहेगा कि तुम जाके मिडल ईस्ट वहां पे ईरान के अंदर पैसा लगाओ, अमेरिकन कंपनीज को जाके ये ईरान में बिठा देंगे। और ईरान, अगर चाइना ईरान से कंसेशनल तेल ले सकता है तो ट्रंप कहते हैं कि हम क्यों कंसेशनल तेल नहीं ले सकते। अभी मैं परसों पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कि ट्रंप जो है वो कहते हैं कि ये जो रीन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद कर रहे हैं। उन्होंने $800 मिलियन अगले दिन एक कंपनी को फाइन भरा है कि ये जो विंड प्रोजेक्ट है ना ये बंद करें। तो वो सारी बात है, इसके बदले उनको जो एनर्जी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो समझते हैं कि, और दूसरी बात ये भी है कि ट्रंप ये भी चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में इजराइल को बैलेंस करने वाला भी कोई मुल्क होना चाहिए।
तो वो बड़े स्मार्टली ये समझते हैं कि हमें ईरान को थोड़ा एम्पावर कर देना चाहिए, उसको इकोनॉमिक सिस्टम में मेन स्ट्रीम करें, इन रिटर्न हमें एनर्जी एक्सेस मिलेगी, हम चाइना का जो जो है उसको भी कंट्रोल करने, क्योंकि चाइना को जो देखिए अमेरिकन चाहते हैं री इंडस्ट्रियलाइजेशन, री इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं अमेरिका के अंदर, उसके लिए एनर्जी चाहिए और उसके लिए वो अपनी अब देखें और सस्ती एनर्जी चाहिए, उसके लिए जैसे उन्होंने इंडियंस को प्रेशराइज किया, अमेरिका में इन्वेस्ट करो, जापान को कहा, यूरोपियन यूनियन को कहा, पूरी दुनिया का अमेरिका में पैसा लगाओगे तो हम तुम्हें फायदा देंगे, अदरवाइज हम तुम्हें फायदा नहीं देंगे। तो ट्रंप अपनी वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं अमेरिका के अंदर री इंडस्ट्रियलाइजेशन की, चाइना को वो चीजें डिनाई करने की। चाइना कंसेशनल कीमतों पैसों पे तेल लिए जा रहा है, लेकिन इजराइल समझता है कि नहीं, आप ईरान को सिर्फ मेरे लेंस से देखें। ट्रंप उसको चाइना लेंस से देखना चाहते हैं, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अमेरिकन री इंडस्ट्रियलाइजेशन के लेंस से देखना चाहते हैं। वो एक और ब्रॉडर वो इजराइल का एक काउंटरवेट भी रखना चाहते हैं, जो मुझे नजर आ रहा है। तो आई थिंक ये थोड़ी सी चीजें हैं जिसकी वजह से नेतन्याहू परेशान है कि ये मसला सिर्फ ईरान का नहीं है, मसला ईरान की ग्लोबल मेन स्ट्रीमिंग एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मसला है, जो उसको तकलीफ दे रहा है, और इसलिए वो समझता है कि नाउ इज अ टाइम। और फिर उसकी जैसे अभी डॉक्टर तारण फरमा रहे थे कि उसकी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी भी खत्म हो जाएगी और वो इलेक्शन भी हार जाएंगे, और जो बेन जेल जाना पड़े जी, तो वो भी सब लूज कर जाएंगे। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच आर एट प्ले। राइट, मुझे अवैस तौहीद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। अवैस साहब, आपके आने से पहले हम ये बात कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा फिर से खबरें आ रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद हो गया है, और उस पर ईरान ने यही कहा है कि जी जो सीज़ फायर की जो पासदारी है वो इजराइल नहीं कर रहा, लुबनान पे जो है वो अटैक्स कर रहा है। इस वक्त भी सिंस डॉन अकॉर्डिंग टू देम 32 पीपल हैव बीन मार्टर्ड। इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि जितनी जो एक डोमिनेंस है, अमेरिकी डोमिनेंस है, या जो इजराइल की इस वक्त सारा कद काट है वो अमेरिका की वजह से है। क्या वाकई ही अमेरिका जो है या एपैक लॉबी इतनी हावी है कि जो चाहे इजराइल कर सकता है, या ये बात है, या ये है कि देर प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप, कि इजराइल जो है ये अटैक्स जारी है सारी रख रहा है, परसेप्शन ये दे रहा है कि जी ये तो इजराइल कर रहा है, अमेरिका का तो इसमें कुछ नहीं है। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मेरे ख्याल में जो इजराइल और अमेरिका के या ट्रंप और नेतन्याहू के जो इंटरेस्ट हैं उनमें एक तजाद तो नज़र आ रहा है मशरिक़ अवस्था में। जब मैं वाशिंगटन में था तो एक जो नई जनरेशन है उसने गाज़ा पे जब जंग थी उसमें जो बड़ी तादाद में अमरीकी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे और ज्यूज़ बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो एक इब्तदा थी जो इजराइल के खिलाफ एक सेंटिमेंट था। और अभी भी आप देख लें जो एग्जिट पोल्स वगैरह हैं उसके अंदर यही नैरेटिव है ना कि ये अमेरिका की जंग नहीं इजराइल की जंग है। और शायद इसी वजह से एक पॉलिटिकल स्पेस मिली है डोनाल्ड ट्रंप और वांस को, जो जाहिर बात है उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, जिस तरह अभी डॉक्टर कमर चीमा कह रहे थे। और दूसरी तरफ जो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो इंटरेस्ट का जो मुझे तजाद नज़र आ रहा है उसमें एक इस जंग के नतीजे से जो अनएक्सपेक्टेड, जो शॉकिंग और सरप्राइजिंग जो रिजल्ट हुआ है उससे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए परेशानी है और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी परेशानी है, क्योंकि उनके फौजी अड्डे जब गैर फाल बना दिए गए और सिक्योरिटी जो अम्ब्रेला थी उसके अंदर एक ब्रीच हुआ और एक सोच पनपने लगी उन गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जो हमेशा अमेरिका के तहती रहे हैं कि उनकी जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर हर साल इन्वेस्ट करते हैं वो अमेरिका के बिजनेसेस में, क्या वो सही भी है या नहीं है, और वो नाकाम रही है या गैर फाल रही है, और ये डोनाल्ड ट्रंप उसको रोकने में नाकाम रहे हैं या है ही गैर फाल। तो ये बढ़ते हुए तजादात जो हैं, मुझे लगता है कि एक इसका ये मतलब नहीं कि एक ओवरनाइट जो है वो एक शिफ्ट आ जाएगी, स्ट्रेटजिक शिफ्ट आ जाएगी और इजराइल से अलहदगी हो जाएगी और सेपरेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तजादात हैं इंटरेस्ट के मारिया, और मुझे लगता है कि इस वक्त अगर मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर यूनिटी हो तो उसको डीपन कर सकते हैं। और ये जो और दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी एक प्रैग्मेटिज्म जो है वो होना चाहिए कि हर लबनान के अटैक पे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो बंद नहीं कर सकते। और जब मामला यहाँ तक हुआ है 4000 लोग मार्च से ये मामला चल रहा है लबनान का, और क्या ईरान ने मुज़ाकरात जारी नहीं रखे
बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं जारी रखी जब वहां पे हमले जारी थे? जी। ये तो बैरूत के ऊपर उन्होंने कहा ये हमारी रेड लाइन है, दहिया जो स्ट्रांग होल्ड है, बैरूत का सबर्ब्स है, जो हिजबुल्लाह का। तो मुझे लगता है कि जितनी अमेरिका की जिम्मेदारी है, बढ़ते वक्त के साथ ईरान को भी शिद्दत से उसकी ज़रूरत है इस अमन माहिदे की, और सारे रीजनल पावर्स, वर्ल्ड पावर्स की जो कोशिश है, बिलखुसूस पाकिस्तान की, कतर की, सऊदी अरब की, कि उसको जो है वो हर हमले पे नाकाम बनाने की कोशिश ना करे। लेकिन ईरान के अंदर सोच है मारिया, वो ये है कि अगर आज उन्होंने ये रेड लाइन डिफाइन नहीं की तो फिर तो ये मामला उसी तरह चलता रहेगा जिस तरह गाजा के अंदर है, कि बिल्कुल। सीज फायर भी है और रोजाना कत्ले आम भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक पेचीदा मसला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान जो है वो इसमें पूरे मामले को खटाई में डाल देगा, क्योंकि बहुत कुछ ईरान का भी स्टेक है। स्टेक्स आर वेरी हाई फॉर ईरान एज वेल। दे स्टैंड टू गेन क्वाइट अ बिट। हाँ जी, उनको उनको अपने जो असासे हैं वो गैर मुंजमद देखने हैं, उनको बिल्कुल, ग्लोबल आइसोलेशन से निकलना है, बिल्कुल। और साथ में जो गल्फ कंट्रीज हैं, अरब वर्ल्ड है, उनके साथ भी एक रवादारी का सलूक रखना है। ये जोम या गरूर के अंदर के जी जंग के अंदर उनकी जीत हुई है, और या वो ये अनएंडिंग वॉर लड़ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो फेयर मुझे इनफ। लगता है कि इस वक्त पेचीदा मामला लग रहा है, लेकिन ये हल तलब मामला है, और मुझे नहीं लगता कि ये एक बड़ी अरसे तक ये मामला जो है खटाई में पड़ा रहेगा। ये फिर वापस अमन के रोड पर ही आएगा। राइट। तार साहब, आप अमेरिका में बैठे हैं, आप इस वक्त सिचुएशन, आप क्लोजली चीज़ें देखते हैं, एपैक का क्या इन्फ्लुएंस है वो भी आपके सामने इस वक्त, जहां इस किस्म की स्टेटमेंट्स वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से आ रही हैं, जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार वो बावर करा रहे हैं कि इजराइल की कितनी डिपेंडेंसी है। ना सिर्फ ये, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस तरफ बात की थी कि जी अगर इस वक्त इजराइल एग्जिस्ट करता है तो अमेरिका की वजह से जो है वो एग्जिस्ट करता है। ऐसे में इजराइल जिस तरह बिहेव कर रहा है लुबनान के मामले में, जबकि ये जानते, मतलब ये भी पता है सबको कि ये एक रेड लाइन के तौर पे जो है वो ईरान उसको देख रहा है, क्या वो खुद ये कर रहे हैं या अंदर से अंडरस्टैंडिंग है, गुड कॉप बैड कॉप एक अंडरस्टैंडिंग है? आप इसको किस तरह जो है वो आप क्या समझते हैं इसको? पहले तो मैं 2 पॉइंट आपके सामने ऐड करना चाहूंगा। पहले डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया है, जी। डॉक्टर चीमा साहब ने, कोई बात में भी कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा कि इजराइल की फ्रस्ट्रेशन क्या है। इजराइल की फ्रस्ट्रेशन जो लेबनान में उतार रहे हैं, एक तो देखें, जेडी वैंस साहब ने ना सिर्फ उन्हें तनकीद कर रहे हैं, उन्होंने अगले दिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि आप जो असला इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा अमेरिकन टैक्स पेयर्स के खर्चे पे बना है। तो दर हकीकत उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर आपने ना रोका तो हम इस खर्चे को बंद करेंगे। दूसरी फ्रस्ट्रेशन इस वजह से आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कतर के मिसाइल सिस्टम का, अगर उन्होंने कहा कतर मिसाइल रख सकता है तो ईरान के भी पास रख सकता है। सेल्फ डिफेंस, जो कि इजराइल के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था। तीसरी बात जो सामने उनके नजर आ रही है कि 10 मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो चुके हैं किसी फॉर्म और शेप में, और चाइना उनकी सुपरविजन कर रहा है। दूसरा, अगली बात यह है कि कई बातों में देखा गया है, जिस तरह $300 बिलियन का जो आफ्टर वॉर पोस्ट वॉर जो फंड है, उस हवाले से अमेरिका, ईरान और दूसरे लोगों की जो पार्टनरशिप है उससे फ्रस्ट्रेशन, ईरान का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस उस खित्ते में, वो उनको अलार्मिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट जो हमारे सेक्रेटरी वॉर पीट हेग्सेथ ने दिया था कि हम लोग ग्रीनलैंड से गयाना तक आएंगे, मानरो डॉक्ट्रिन को प्रोटेक्ट करेंगे, और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रोल जीसीसी कंट्रीज में, ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जिसकी मैं मिसाल सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट दूंगा, और मजीद दूसरे ममालिक अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एटॉमिक पावर। तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन है। इसमें इजराइल परेशान है कि किस तरह ये हो रहा है। और दूसरा, हो सकता है ये भी, इसमें ईरान की लीडरशिप ने कहा था कि गुड कॉप बैड कॉप, लेकिन देखिए इलेक्शन सर पे है और क्यूबा का प्रोजेक्ट वेट कर रहा है, वहां से निकल के क्यूबा जाना चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, और वो 12 साल की जो सोशलिस्ट प्रमोशन चल रही थी यहाँ पे, सोशलिस्ट प्रोजेक्ट की, उनको वो 4 साल में खत्म करके अपनी लेगेसी बनाना चाहते हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का मुसलसल, आप उसका सपोर्टिंग आर्गूमेंट है। आप अमेरिका के अंदर देखें, जितने मुजस्मे गिराए गए थे वापस रखे जा रहे हैं, आर्क बन रहा है बहुत बड़ा प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम से, कैनेडी सेंटर का नाम ट्रंप साहब के ऊपर लिखा जा रहा है। तो दर हकीकत ही इज वरीड अबाउट हिज लेगेसी, और वो बार बार इस प्रोजेक्ट से बिलखसूस जो कि ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था चाइना का, जिस तरह डॉक्टर चीमा साहब ने फरमाया
कि वेनेजुएला का तेल कहाँ जा रहा था, चाइना जा रहा था, ईरान का तेल चाइना जा रहा था, तो उसको इंटरप्ट करना था उन्होंने अपने चाइना के दौरे से पहले, और टाइम बाय करना था, अमेरिका कैचअप करे उस पर। लेकिन उसमें वो अब देखिए कामयाब हुए या नहीं हुए। और ये दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर हम वहां से पीछे हटते हैं 2 कदम मिडल ईस्ट में, तो इजराइल का रोल जो है वो बढ़ाया जा सके उसका। और बिलखसूस उसमें माइक हकबी साहब जो कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं वहां पे, आप उनकी स्टेटमेंटें देख लें तो बिल्कुल वाजे नजर आता है कि वो इजराइल को खुली छुट्टी देना चाहते थे कि जो मर्जी करें। लेकिन ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाई। ईरानियों ने डिलीवर किया, चाइना ने स्टैंड लिया। ये सब इस पे आगे आने वाले दिनों में अमेरिका में बहुत ज्यादा रिसर्च होगी कि इसको हमने आगे फ्यूचर की जंगों में किस तरह इस्तेमाल करना है। लेकिन इस वक्त इसराइल की फ्रस्ट्रेशन जो है वो नजर आ रही है, किन चीजों से रिफ्ट बन चुकी है। और यहां पे डॉक्टर साहब एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ईरान की सबसे बड़ा लॉस जो है वो अमेरिका और पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक ओपिनियन के बारे में मैं देना चाहूंगा कि बहुत कमजोर हो चुकी है। बीबी नेतन्याहू इज द मोस्ट हेटेड पर्सन। और इजराइल देखे मिसाल, हमारे ममदानी साहब इलेक्शन जीते न्यूयॉर्क में, उनको 30% वोट जो है वो जेनजी जूश ने दिए उनको। तो ना सिर्फ अमेरिकन इनसे बेजार हैं, अमेरिकन तंग है इनसे, पूरी दुनिया इनसे बेजार तंग हो चुकी है। और मैं ये समझता हूँ दैट्स द बिगेस्ट लॉस ऑफ इजराइल। बट मेरा तार साहब, मैंने जो डॉक्टर साहब से भी सवाल पूछा था वो मैंने यही कहा था कि जेडी वैंस तो बात कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मैसेजिंग की हद तक वो चीज़ नहीं आई। मैंने यही बयान जो 2/3 वाला है, यही मैंने कोट किया था। बट हैविंग सेड दैट, माय क्वेश्चन रिमेन्स, वाकई इजराइल इतना पावरफुल है? फ्रस्ट्रेशन तो चलें आप लोगों ने बता दी, वाकई इजराइल इतना पावरफुल है कि अमेरिका जिसकी वजह से वो खड़ा है, जिसकी वजह से आज उसकी बका है, उसकी बात ना माने और वो एक लामार घोड़े की तरह जो उसने करना है वो करता जाए? मैं उस पे, मुझे अगर आप 1 मिनट दें, मैं उसके बारे में डेफिनेटली ऐड करना चाहूंगा। एक तो $127 मिलियन एपैक ने पिछले 2024 के इलेक्शन में स्पेंड किया। अब मैं हिस्टोरिकली साथ रेफरेंस देना चाहूंगा। अगर देखें अमेरिका को बनाया किसने है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जितने यूरोपियन जूइश साइंटिस्ट यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे इसके अमेरिका की, नए अमेरिका की बुनियादें रखी। आज उनका इन्फ्लुएंस ना सिर्फ व्हाइट हाउस या सियासत पे है, आप इकोनॉमिक पावर देख लें। आप अभी जरा करके देखें कि बेटा एक कंपनी है जिसका सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा इंपैक्ट है, उसके ओनर कौन है? दो इस वक्त जो नेगोशिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया के हर मसले को, दोनों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, दोनों जूइश हैं। और दूसरा, इस वक्त अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी को लीड कौन कर रहे हैं? वो जायनिस्ट क्रिश्चियन कर रहे हैं। पीट हेग्सेथ कौन है? ही इज अ जायनिस्ट क्रिश्चियन। हमारे माइक हकबी कौन है? जायनिस्ट क्रिश्चियन है। तो उनका इन्फ्लुएंस जो है is almost unbeatable, इस वक्त इनविंसिबल है। लेकिन अमेरिका अल्टीमेटली अपनी फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करना है और इसका कोई ना कोई हल निकालना है। दे हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट, दे हैव टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम इट। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब कि डॉक्टर साहब, इस पे फिर क्या जो ये कह रहे हैं मूव फॉरवर्ड, और ये तो मैं यही पूछ रही थी कि एपैक का ऑब्वियसली हमें नज़र आता है कि एपैक का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और एपैक बहुत ज़्यादा हावी भी है, बट देन व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? क्या इसी तरह जो है चलता रहेगा? जैसे जेडी वैंस भी कह रहे थे कि प्लीज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर सीज़ फायर का मतलब ये नहीं है कि सीज़ फायर कंप्लीट सीज़ फायर होगी। यहाँ पे ये होगा कि नोक झोंक जो है ये चलती रहेगी और ये इसी तरह चीज़ें चलेगी। और ऐसे में अपने लिए एक सिचुएशन में से बेस्ट रिजल्ट जो है निकालने, जैसे अभी वैसा आप भी कह रहे थे कि ईरान को भी ज़रा प्रैग्मेटिकली जो है वो देखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हर चीज़ पे जो है वो फ़ौरन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद कर दे। इसका क्या वे फॉरवर्ड फिर किस तरह निकलेगा? देखिए, अगर तो जो एमओयू में लिखा है और अमेरिकन इस चीज को मानते हैं कि ठीक है, अगर लेबनान भी पार्ट ऑफ सीज फायर है तो फिर लेबनान पार्ट ऑफ सीज फायर है। फिर ये तो नहीं कह सकते कि जी कुछ पार्ट ऑफ द एमओयू हम मानते हैं और कुछ पार्ट ऑफ द एमओयू का हम वायलेशन करते रहेंगे। ऐसे तो नहीं चल सकता। हाँ, किसी और डोमेन में, फ्रंट में आप चीजें खोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं जी ये एमओयू में डिस्कस नहीं हुआ, तो मतलब ये एक सेंस बनती है। मसला तो सिर्फ ये है कि देखें, इजराइल कंट्रोल नहीं हो पा रहा और ये चैलेंज है। और अभी जैसे अभी डॉक्टर तारक फरमा रहे थे, देखिए इजराइल जो है वो, उसका प्रॉब्लम ये है कि वो इजराइल में मजबूत नहीं है, उसकी पेनिट्रेशन अमेरिका में बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे इजराइल को डेंट पड़ा हुआ है। वो डेंट आपने देखा, हालांकि वो डेंट इस शक्ल में पड़ा कि जब ट्रंप पावर में आए तो आपने देखा कि बाइडेन इरा के अंदर कितनी ज्यादा यूनिवर्सिटियों के अंदर और क्या क्या हो रहा था,
ट्रम्प ने आके बड़ी टफ लाइन ली, स्टूडेंट्स के वीजे कैंसिल किए, क्या क्या कुछ नहीं इन्होंने इसराइल के लिए किया। लेकिन इसराइल है कि वो अपने जो वो इसराइल नहीं, नेतन्याहू कहना चाहिए कि वो जो उसके इंटरेस्ट हैं वो उन पे खड़ा हुआ और वो जरा भी वो कॉम्प्रोमाइज करी। देखिए ये रियल पॉलिटिक्स है कि 3 महीने पहले दोनों मिलकर ईरान को मार रहे थे और आज दोनों ही जो है वो अपने मुख्तलिफ स्टैंड लेके बैठे हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे को जो है वो बात नहीं सुन पा रहे। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के अंदर ओपिनियन चेंज है। बाइडेन जो ओबामा थे, ओबामा मुझे याद है कि जब प्रेसिडेंट थे तो नेतन्याहू उस वक्त एज ए प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने मुलाकात नहीं की थी उनसे और वो कांग्रेस से खिताब करके चले गए। मुझे लगता है कि अभी की पोजीशन ये है कि शायद पूरी कांग्रेस भी नेतन्याहू को रिसीव ना करे अगर वो आके यहाँ पे मिलना चाहें या कुछ करना चाहें, अपनी कुछ वो कांग्रेस में बात करना चाहें। वो अमेरिकी सदर तो दूर की बात है जो सिचुएशन चल रही है, लेकिन ये भी नजर आता है कि अमेरिकी सदर जो है वो कोई इतना लंबा चौड़ा ज्यूइश लॉबी से वो इख्तिलाफ नहीं करेंगे और उनसे वो उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेक्स बहुत हाई कर लिए हैं। वो समझते हैं कि मैंने नए इलेक्शन देखें, 3 दफा तो वो इलेक्शन लड़ चुके हैं अमेरिका के अंदर और नेक्स्ट वो अपनी जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको वो हाईजैक भी कर चुके हैं। रिपब्लिकन्स के पास भी कोई लीडर नहीं है, डेमोक्रेट्स के पास भी कोई लीडर नहीं है इतना कद काट का जो जो एक्सप्लेन कर सके। तो वो एक डोमिनेंस रखना चाहते हैं और वो एक स्पेस चाहते हैं कि बस स्ट्रेट ऑफ हार्मस खुली रहे, हमें तेल मिलता रहे, महंगाई ना हो, मार्केट फंक्शन करती रहे और इसी के दौरान चीजें जो हैं वो प्ले करते रहें। लेकिन ईरान समझता है कि ये मौका है कि अमेरिका और ईरान इसराइल के दरमियान दरार मजीद पैदा करो। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस दरार का फायदा उठाया जाए और इनसे मजीद कंसेशंस ली जाए और अमेरिका को मजीद बताया जाए कि अमेरिका कितना कमजोर है, क्योंकि ये बात तो ईरानियंस बड़ी देर से कहते रहे हैं। लेकिन अभी एक मोमेंट है कि जहां पे वो दुनिया को भी बता सकते हैं। अभी देखें ना, यूरोपियन यूनियन, बर्तानिया इजराइल के मिनिस्टर्स के ऊपर कमेंट कर रहा है, उनके ऊपर पाबंदियां लगा रहा है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सिचुएशन है। इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? ये जो अमेरिकी सदर और वाइस प्रेसिडेंट का बिहेवियर है या जो वर्बल जो कमेंट्स हैं, क्या ये पॉलिसी में शिफ्ट होंगे, कब शिफ्ट होंगे, कितने शिफ्ट होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि थिंग्स आर ऑन द मूव। लेकिन ये पॉलिटिशियंस केयरफुल भी हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनकी जॉब है टू बी इन पावर, अपने अपनी लोगों को भी कंट्रोल करना है, फाइनेंसर्स को भी कंट्रोल करना है। इन इन ये भी ये नहीं है कि इन दुश्मन इतने बना लें। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकी, आप देखें रूबियो साहब को देखें, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने से पहले इनकी पाकिस्तान के बारे में और सोच हुआ करती थी, दुनिया के बारे में और सोच थी। अब बिल्कुल बदल गई है क्योंकि इंटरेस्ट बदल गए हैं, पोजीशन बदल गई है। तो मुझे लग रहा है कि चीजें हिलेंगी जरूर यहाँ पे। इसराइल के लिए चैलेंजेस होंगे, लेकिन ये जो वर्बल जो असॉल्ट समझ लें आप कर रहे हैं अमेरिकन इसराइल के ऊपर, क्या ये पॉलिसी में जाएगा और कब जाएगा? आई थिंक टाइम विल टेल। टाइम विल टेल। अवैस तौहीद साहब, अभी जो आपने बात की कि ईरान को भी ज़रा प्रैग्मेटिकली जो है चीज़ें देखनी चाहिए, बट डोंट यू थिंक कि ईरान को ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है कि न्यूक्लियर से ज़्यादा इफेक्टिव जो हमारे पास टूल है वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिससे ना सिर्फ जो है वो इजराइल नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है उसकी जो है ये एक दुखती रग जो है वो बन के सामने आया है। सो इन ऑर्डर टू एग्जर्ट द मैक्सिमम, अपने लिए कंसेशंस लेना, जो अपने लिए मैक्सिमम एग्जर्ट करना, वो बार बार इस टूल को इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। उनसे अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी वो प्रैग्मेटिकली डील करेंगे या वो नहीं करेंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। उनके पास एक बहुत सुनहरा मौका है जो शायद दोबारा ना मिले। नहीं, सुनहरा मौका, देखिए सुनहरा मौका तो कैश एंड हो गया ना। $300 बिलियन का फंड मिल गया, $100 बिलियन के लगभग जो है असासे मंजमद जो हैं वो हो गए। अब जब ये जंग का खात्मा होगा, अमन मुआहिदा जब दूसरा मरहला बखैर खूबी हो जाएगा, तो गल्फ स्टेट्स के साथ एक नया उनका कोड ऑफ कंडक्ट होगा। लेकिन सिर्फ अपनी पोजीशन एग्जर्ट करने के लिए, ताकि अगर आप इनहराफ करेंगे तो ये टूल है हमारे पास। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूं। देखिए, ये मुस्लिम दुनिया के अंदर एक ख्वाहिश तो हो सकती है मारिया कि ईरान जो है पूरी मुस्लिम दुनिया की जंग अकेले तन तना लड़ते रहे। ना इतने वसाइल हैं, ना इतनी बर्दाश्त है। एक बर्दाश्त का एक थ्रेशोल्ड होता है और वो मेरे ख्याल में उन्होंने भरपूर तरीके से अपना रिस्पॉन्स दे के उसके नताइज काफ़ी हद तक हासिल कर लिए। अब मशरिक़ वस्ता के अंदर एक रस्ता हुआ ज़ख्म जो है उसको बंद हो जाएगा और इजराइल और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे
और यकसर उनकी $4 बिलियन की लगभग सालाना मिलिट्री एड ख़त्म हो जाएगी, एपैक ख़त्म हो जाएगा, और 1948 से जो उनके ताल्लुकात थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता। जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं, बिल्कुल उठाएं, लेकिन अब निगोशिएटिंग टेबल पे ये फ़ायदा उठाएं, ना कि ये बैरल ऑफ द गन के ज़रिए जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बिठाएं। ये एक प्रैक्टिकल मेरे ख्याल में रोड मैप है। बिल्कुल एमओयू क्या, एमओयू का हिस्सा नहीं था जब इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी कि लबनान हिस्सा है। हमारे तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल कहा था। ट्वीट किया था, लेकिन उसके बावजूद ईरान क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं करता रहा? वो प्रैग्मेटिज्म नहीं था क्या? तो कहने का मकसद ये है कि उनको भी अच्छी तरह पता है, और वो कभी भी हिजबुल्लाह को बिट्रे नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह उनकी मज़ाहमत ही नहीं बल्कि उनकी एक ढाल भी है, और इसराइल के खिलाफ एक बड़ा महाज है। लेकिन क्या ये यकसर दिन में रात के अंदर ये तब्दील हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि अगर ये प्रेशर डालें अपना, लेकिन निगोशिएटिंग टेबल पे वापस आए। अगर देखें, एक सब्र की इंतहा होती है ना। अगर मैं कहता हूँ ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में बंद कर देंगे तो गल्फ स्टेट्स कब तक बर्दाश्त करेंगे? अभी तो उन्होंने एक रिमार्केबल रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। क्या पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट का हिस्सा नहीं है सऊदी अरब का? क्या उसके अंदर ये नहीं है क्लॉज के वो सऊदी अरब पे अगर कोई हमला होगा तो वो ये उसका जवाब साथ मिलके देंगे? और ये रेड लाइन क्या नहीं है पाकिस्तानी रियासत की? तो हर एक ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, ईरान का साथ दिया है, और जो जारियत थी इजराइल और अमेरिका उसकी मजम्मत भी की है। अगर सर्वे उठाएं तो पाकिस्तान के अवाम ने और पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जितनी मदद जून लास्ट ईयर में की थी, जो शायद टीवी पे बयान भी नहीं की जा सकती मारिया, और जो इस वक्त तक कर रहे हैं उसकी कोई मिसाल नहीं बनती। इसी वजह से बार बार तशक्कुर के नारे लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि जहां पर सारे मुस्लिम दुनिया को जरूरत है कि ईरान ये जंग खत्म हो, वहां पे ईरान को भी जरूरत है, और ये प्रैग्मेटिज्म है। और फ्यूचर जो रोड मैप है वो आईआरजीसी, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करके नहीं तय कर सकते। ये बात ये हमेशा मेरे ख्याल में जहनों में नक्श हो जानी चाहिए। अभी एक एग्रेसिव पोस्चरिंग का मेरे ख्याल में वक्त खत्म हो गया है, एक एमओयू साइन हो गया है, और उसके बाद अब एक बाकायदा मुज़ाकरात मेरे ख्याल में आगाज होना चाहिए। जितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं वो निगोशिएटिंग टेबल और अपने पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ करें, ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके। या फिर इजराइल के साथ तन तना लड़ सकता है ईरान। अगर सेपरेशन हो जाए ईरान और अमेरिका की मशरिक़ वस्ता के महाज पे, तो ईरान उससे निबट सकता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि अमेरिका अलग है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्रेडिट लिया है उन्होंने, और खुद साइन किए हैं। इसका मतलब उन्होंने ओनरशिप ली है। देखिए, प्रैक्टिकल बात तो ये है कि मुश्तबा खमेनी साहब सुप्रीम लीडर ने इसकी ओनरशिप नहीं ली है। ठीक है, उसके पॉलिटिकल रीजंस है। उन्होंने कहा है अपने बयान के अंदर कि सदर मसूद पज़ेश्कियान जो है उनकी जमानत पे कि वो मफादात जो कौम के हैं और जो हमारे मज़ाहमती महाज हैं उसकी हिफाजत की जमानत दी है। उसकी वजह से मैंने ये इंडोर्समेंट की है। उनके वालिद मोहतरम जो शहीद हुए हैं अली आयतुल्लाह अली खमेनी साहब, उन्होंने भी यही किया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की ओनरशिप आ गई है, इस वक्त आर्बिट्रेशन के लिए इतने ममालिक मौजूद हैं। कतर ने कोशिश कर रहा है, फाइनेंशियल रिलीफ देने की कतर ने पूरी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की आप देख लीजिए कोशिशें, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान अपना प्रेशर डाले, पॉलिटिकल नैरेटिव से डाले, और निगोशिएटिंग टेबल पर जितना कुछ मनवा सकता है मनवाए। अच्छा तार साहब, एक चीज़ अभी जो बात हो रही है जो ईरान की जो हिकमत अमली है, एक तो चीज़ ये भी नज़र आती है, क्या ये भी वजह है कि ऑब्वियसली एक ट्रस्ट डेफिसिट है, 47 सालों का एक आपका ट्रस्ट डेफिसिट है। और जिस तरह अभी वैसा आप कह रहे थे, हकीकी मायनों में ये सबको पता है, दुनिया को पता है कि इज़राइल और अमेरिका अलग नहीं हो सकते, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। और साथ ही साथ ये भी चहमगोइयाँ हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ये कर रहे हैं जस्ट टू गेन फुटहोल्ड और मिड टर्म तक जो है वो सिचुएशन गुजारने के लिए, और शायद इसके बाद दोबारा कुछ जो है वो अटैक हो सकता है, क्योंकि 2 महीने का जो टाइम फ्रेम है ये इसमें तो कभी नहीं होगा, ये आगे ही जाएगा। तो वो भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है। ईरान बार बार गाए बगाहे अपनी जो मसल फ्लेक्सिंग है वो करके दिखाना चाह रहा है कि जी ये हम करने के हम ये कर सकते हैं, इस काबिल हैं हम कि हम ये कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ईरान, मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैं टोटली एग्री करता हूं कि मे बी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, देयर इज अ
हम इसको बिल्कुल जेहन में रखना चाहिए, रख सकते हैं कि शायद मिड टर्म के बाद। लेकिन दूसरी तरफ से ईरान, अब मैं देखें, बल्कि आप देखेंगे कि ईरान भी जंगी तैयारियां जारी रखेगा। उसकी एक मिसाल ये देना चाहूंगा, मुहर्रम का महीना है, इस महीने के अंदर ही वो खामनाई साहब की का जनाजा प्रोसीडिंग करना चाहते हैं। 20 मिलियन लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर वो इसी तरीके से इस प्रोसीडिंग को इराक लेकर जाएंगे। वो जज्बात मेंटेन रखना चाहते हैं, बल्कि उनको अगले लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। और फिर उसके बाद यहां पे बताना चाहूंगा कि लार्जर फौज है, 10 लाख फौज है। उसके बाद उनके पास 2 करोड़ बसीज हैं। और ईरान के हर शहरी ने आर्मी ट्रेनिंग लेनी होती है 2 साल की। और फिर उन्होंने देख लिया है कि चाइना उनके साथ पार्टनर है, रशिया भी उनके साथ इंटेलिजेंस करता है। दुनिया के जज्बात तब्दील हो चुके हैं ईरान के हवाले से। तो वो भी अपनी जंगी तैयारियां जारी रखेंगे कि अगर दोबारा इजराइल और अमेरिका वहां पे जाते हैं तो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि दे विल फाइंड ईरान मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। लेकिन इसमें ये अर्ज करना चाहूंगा, जो मैं एक छोटा सा सपोर्टिंग आर्गुमेंट दे रहा हूं कि शायद दुनिया के अंदर न्यू नॉर्म आ चुका है। न्यू नॉर्म क्या है? जंग बंदी है लेकिन झड़पें जारी हैं। अब वो कैसे? और दूसरा, शायद ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि पुरअमन रहा जाए। देखो, अब उसमें देखें, इराक में गए, वहां पे अमन नहीं है, लीबिया में अमन नहीं है, आप देख लें सीरिया के अंदर, यमन के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं है। तो दर हकीकत न्यू नॉर्म है मेरे ख्याल में। और एक और उसमें ऐड चीज करना चाहूंगा, आज की जंगों का जो तरीकाकार है, मेरे ख्याल में अगले 10 सालों में ये तब्दील होगा। स्पेस एक्स और स्पेस आर्मी जो अमेरिका में बन चुकी है, अगली जंगों में बहरी जहाज और जो जंगी तैयारे हैं वो बेमानी हो जाएंगे, जंगें सिर्फ स्पेस में हुआ करेंगी। उसकी एक मिसाल देना चाहूंगा, पाकिस्तान ने जो बुनियादुल मरसूस था, चंद सेकंड्स, चंद मिनटों में फैसले हो गए थे। तो मेरा ख्याल में आने वाले दिनों में ज्यादा जंगें इस तरह हुआ करेंगी। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि अगर ये किसी के जहन में ये बात है तो ईरान के सेंटीमेंट, पासदराने इनकलाब 47 साल, सिर्फ 2 तरबियतें उन्होंने दी ईरानी कौम को, शहादत या गाजी। तो मेरा दर हकीकत इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। मेरे ख्याल में जो अगले प्राइम मिनिस्टर आएंगे, नफ्ताली बेनेट, मेरे ख्याल में इंकलाब करेंगे, कोशिश करेंगे। आज यहूदी जितने शहरी हैं सारे साइप्रस शिफ्ट हो रहे हैं। आज देखिए मेरा ख्याल 110 दिन हो चुके हैं बंकरों में रह रहा है कि वो भी बेजार हैं। इजराइल की इकॉनमी ट्रिपल हो चुकी है। दे आर डीमोरलाइज्ड एट द सेम टाइम। मेरे ख्याल में मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी लेगेसी के लिए शायद ये दोबारा ना करें अपनी लेगेसी के लिए। चलें, लेट्स जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस पीस प्रोसेस पे जो है वो लगी हुई हैं कि अगले मरहले में जो है वो एंटर हो। लेट्स होप दैट हैपेंस। वैसे तौहीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ तार साहब और डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।